डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रॉय इन कंपेरिजन टू डाइकॉट थोड़ा सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, इतनी टर्मिनोलॉजी उसमें नहीं जितनी डाइकॉट में थी। ठीक है, शुरुआती फेस वो डाइकॉट से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर यहाँ पर जाइगोट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये जाइगोट सिंगल सेल जाइगोट आपका है 2n। इसमें पहला माइटोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन माइटोटिक डिवीजन होगा। इसके बाद दो सेल्स बनेंगी, इसमें मैंने एंड्स दिखाए हैं, देखिए माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड। एक सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेगी, एक चैलेजल एंड की तरफ बनेगी। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेगी ये फर्दर डिवीजन नहीं करेगी, ये बात याद रखिएगा। वन ऑफ द सेल जो इससे जाइगोट से बनी है, जो माइक्रोपाइलर साइड की है, ये आगे चल के डिवीजन नहीं करती है। ठीक है, आगे चल के इनलार्ज होगी और बेसल सेल का फॉर्मेशन करेगी, ये आगे चलकर जो है वो डिवीज़न नहीं करेगी। अब डिवीज़न अगर होगा तो ऊपर वाली सेल में होगा। अब मैं यहाँ से दिखा दूँ, जो फर्स्ट डिवीज़न है, जो ऊपर की सेल है, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। जो ऊपर की सेल है ये डिवीज़न करके दो सेल्स बनाएगी। ठीक है, ये दो सेल्स बनी, कहाँ से बनी है? इस सेल से, ऊपर वाली जो चैलेजल एंड की है, और नीचे वाली आपकी बेसल सेल होगी। जो ऊपर वाली दो सेल्स हैं यही एक्चुअली में एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन करेंगी, एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन का। ठीक है, तो ये 3 सेल्ड स्टेज है। इस 3 सेल्ड स्टेज में जो ऊपर वाली सबसे टॉप की सेल है टर्मिनल सेल, बीच वाली मिडिल सेल और नीचे वाली बेसल सेल। बेसल सेल वही है जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में फॉर्म हुई थी। इस बेसल सेल का काम ये होता है कि आगे चलकर इनलार्ज हो जाती, बड़ी हो जाती, और जो आपका न्यूसेलस है, सॉरी, जो इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म से ये नरिशमेंट एब्जॉर्ब करती है और डेवलपिंग एम्ब्रॉय को ये ट्रांसमिट करती है। तो बेसल सेल का फंक्शन होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती रहती है और इसको ट्रांसमिट किया करती है टर्मिनल सेल को, मिडिल सेल को। राइट, यहाँ इतना तक क्लियर है। 3 सेल्ड स्टेज मैंने दिखाई यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर 2 सेल्ड फिर 3 सेल्ड, इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिवीजन तो पहले हुआ, इसमें 2 बनी, लेकिन यहाँ के बाद इसमें डिवीजन नहीं होगा और ऊपर वाली सेल डिवाइड करके 2 बनाएगी। क्लियर है। अब इसके बाद जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, यानी कि एम्ब्रॉय का ज़्यादातर हिस्सा वो मिडिल सेल से ही बनेगा। यहाँ तक कि मान लीजिए 99% हिस्सा जो है मिडिल सेल से ही फॉर्म होगा एम्ब्रॉय का। बेसल सेल से कुछ नहीं होगा, बेसल सेल सिर्फ नरिशमेंट एब्जॉर्ब करेगी। जो टर्मिनल सेल होगी आपकी, ये कॉटिलेडन का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, जो फ्यूचर रिजर्व फूड होता है, जो सीड के लिए काम आता है, यानी कि जब सीड में जर्मिनेशन होना होता है तो उस समय जो नरिशमेंट मिलता है जर्मिनेटिंग सीड को, वो हमेशा कॉटिलेडन से मिलता है। तो टर्मिनल सेल जो है ये तो सीधा बना देगी आपकी कॉटिलेडन। मिडिल सेल आपके जितने प्लूम्यूल, रेडिकल, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, सब कुछ मिडिल सेल बनाएगी, और बेसल सेल आपका नरिशमेंट एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। अब यहाँ पर देख लें इसी स्टेज को, देखिए टर्मिनल सेल में बहुत सारे डिवीजन होंगे। यहाँ पे जितने डिवीजन मैं दिखा रहा हूँ सारे के सारे डिवीजन कैसे होंगे? माइटोटिक डिवीजन होंगे, ये याद रखिएगा। टर्मिनल सेल में माइटोटिक डिवीजन करके एक सेल का मास क्रिएट होगा। अभी जो सेल का मास क्रिएट होगा इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना, ये सीधा सीधा कॉटिलेडन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पर ग्लोबुलर फॉर्म में मैंने कई सारी सेल्स का गुच्छा दिखा दिया। एक्चुअली में ये अब कॉटिलेडन का फॉर्मेशन करेगा। जो ब्लैक वाला हिस्सा दिखाया कहाँ से आया है? टर्मिनल सेल के माइटोटिक डिवीजन से आया है। जो बेसल सेल है आपकी इनलार्ज हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, और ये काम करेगी अब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का एंडोस्पर्म से। जो एम्ब्रॉय का जितना भी पार्ट है वो सब कुछ आएगा मिडिल सेल से। मिडिल सेल देखिए आपका पहले कई सारे माइटोटिक डिवीजन करेगी। माइटोसिस करने के बाद कई सारी सेल का एक कह सकते हैं गैदरिंग सेल की हो जाएगी, काफ़ी ढेर सारी सेल्स इकट्ठा हो जाएंगी, एक सेल का मास क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन शुरू होगा। मतलब कुल मिला के जो मिडिल सेल है ये जब बहुत सारी सेल्स बना लेंगे तो डिफरेंशिएट करके यही बनाएंगी प्लूम्यूल को, रेडिकल को, इपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल को, सस्पेंसर को भी। राइट, सस्पेंसर का काम होता है एम्ब्रॉय को एंडोस्पर्म में ऊपर की तरफ पुश करना। तो जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है रेडिकल एम्ब्रॉय का, वो कहाँ से फॉर्म होगा? हमेशा मिडिल सेल से फॉर्म होगा। तो आगे चलकर, क्योंकि अब यहाँ के बाद अगली स्टेज आपको नहीं दिखाई कैसे क्या होगा, बस इतना जान लीजिए कि यहाँ की सेल्स में डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ की अलग अलग सेल्स अलग अलग पार्ट के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए अपने आप को मॉडिफाई करेंगी और एक डिफरेंट ऑर्गन में डेवलप होंगी। तो अब यहाँ से अगर फाइनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो फाइनल स्ट्रक्चर इसका डेवलप होने के बाद इस तरीके का आता है। ये आपका हमेशा अगर आपको मोनोकॉट एम्ब्रॉय बनाने को आएगा तो ये फाइनल फिगर आपका होगा। इस फाइनल फिगर में देखिए क्या होगा, ये स्कूटेलम है। ठीक है, स्कूटेलम इसका नाम क्यों पड़ा है? ये एक्चुअली में कॉटिलेडन है। ये जो कॉटिलेडन है वो यहीं से फॉर्म हुआ, जो मैंने बताया ये कॉटिलेडन एक ही सिंगल कॉटिलेडन बनेगा। अब मोनोकॉट्स में जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो सिंगल होते हैं और इसी सिंगल कॉटिलेडन को हम लोग स्कूटेलम बोलते हैं। यानी सिंपली बोल सकते हो कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट्स आर कॉल्ड स्कूटेलम। तो स्कूटेलम कोई अलग चीज़ नहीं है। जो कॉटिलेडन है मोनोकॉट एम्ब्रॉय का सिंगल कॉटिलेडन है, एक ही है, इसलिए कहा गया मोनोकॉट बिकॉज ऑफ सिंगल कॉटिलेडन। दैट कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट इज कॉल्ड स्कूटेलम। तो स्कूटेलम तो आपका बन गया कॉर्ड, इससे क्या नाम है टर्मिनल सेल से, ये इस पार्ट से आपका ये फॉर्म हुआ, ये आपका यहाँ से। अब ये क्या होगा,
ये इस पार्ट पर अटैच्ड है। अब देखिए ये पूरा हिस्सा जो है ये आपका एम्ब्रॉय का हिस्सा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका एम्ब्रॉय का पार्ट है। ये आपकी बेसल सेल सिंगल ही रहेगी, अभी भी अटैच्ड रहेगी, ठीक है, और जो है नरिशमेंट एब्जॉर्ब करने का काम करती रहेगी। अब जो कुछ भी ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये मिडिल वाली सेल का जो सेल मास क्रिएट होगा इसके डिफरेंशिएशन से ओरिजिनेट हुई है। अब इसमें आप सिंपल सी बात है कि जब एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में, तो जैसे कि आपने डाइकॉट में देखा था वही आप मोनोकॉट में भी देखेंगे। यहाँ पर प्लूम्यूल बनेगा, ठीक है, रेडिकल बनेगा और इपीकॉटिल हाइपोकॉटिल का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो पहले से क्लियर है कि किस तरह हम डिसाइड करते हैं कि इपीकॉटिल कौन होगा, हाइपोकॉटिल कौन होगा। पहली बात तो जो इम्ब्रॉनल एक्सिस है ये आपकी पूरी इम्ब्रॉनल एक्सिस हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक्सिस नहीं कह सकते क्योंकि प्रॉपर एक्सिस नहीं बना रहा है, ये आपका पूरा का पूरा एम्ब्रॉय हो गया। इस एम्ब्रॉय से अटैच्ड आपका कॉटिलेडन इस पॉइंट पर अटैच्ड है, देखिए ये, तो जिस पॉइंट पर अटैच्ड होता है दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, वो पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है, कॉटिलेडनरी नोड। तो कॉटिलरी नोड वो हिस्सा है जिस पार्ट से जो आपका कॉटिलेडन अटैच्ड होता है, तो ये आपका कॉटिलरी नोड हो गया। अब कॉटिलरी नोड से जस्ट अबव ऊपर की तरफ इपीकॉटिल होता है और उससे जस्ट नीचे हाइपोकॉटिल होता है, ठीक है। इपीकॉटिल के जस्ट ऊपर प्लूम्यूल होता है और हाइपोकॉटिल के नीचे आपका रेडिकल होता है। यानी जान लीजिए कॉटिलरी नोड के एक तरफ आपका नीचे की तरफ आएगा रेडिकल, ऊपर की तरफ जाएगा प्लूम्यूल। अब प्लूम्यूल यानी कि जो आपको जो है सूट पार्ट बनाएगा, प्लूम्यूल आपका सूट का फॉर्मेशन करता है और रेडिकल आपका रूट फॉर्म करता है। तो जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है दैट प्लूम्यूल पार्ट और कॉटनरी नोड के बीच में जो टिश्यू होते हैं ये सारे, ये आपके इपीकॉटिल होते हैं। ये बात हमेशा क्लियर होनी चाहिए। जो आपका ये रेडिकल वाला पार्ट है, रेडिकल और कॉटनरी नोड के बीच में जो टिश्यू होता है ये आपका हाइपोकॉटिल होता है। यही डाइकॉट में भी है, ये कहीं नहीं बदलेगा। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन टू द एम्ब्रॉय या embryonal axis is known as quaternary node, and the tissue formed between the tissue lying between plumule and quaternary node is epicotyl. The tissue lying between quaternary node and radicle is hypocotyle. Clear? अब देखिए मोनोकॉट्स में थोड़ा सा जो डिफरेंशिएशन आएगा वो इस चीज़ पर आएगा कि इसके जो प्लूम्यूल होते हैं, इसका जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है नहीं जो सूट को ओरिजिनेट करता है, ये प्लूम्यूल पार्ट एक अनडिफरेंशिएटेड सीथ से कवर्ड रहता है, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो प्लूम्यूल को जो है रैप रखती है, प्लूम्यूल को ऊपर से। जैसे कि आप जैसे मानते हो कि रूट कैप के बारे में बात करते हैं तो रूट कैप का काम होता है रूट को, जो रूट के अदर सेल्स हैं उनको प्रिवेंट करना ताकि उनको डैमेज ना हो। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर कह सकते हो कि प्लूम्यूल को इनिशियल स्टेज पर, एम्ब्रॉनल स्टेज पर प्लूम्यूल सबसे टिप पर नहीं होता है। प्लूम्यूल एक अनडिफरेंशिएटेड प्रोटेक्टिव सीट से कवर होता है। दैट अनडिफरेंशिएटेड प्रोटेक्टिव सीट इज एक्चुअली कॉल्ड कोलियोप्टाइल, ठीक है। कोलियोप्टाइल किसको इंक्लोज करता है, प्लूम्यूल को इंक्लोज कर रहा है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और यही काम रेडिकल वाले साइड में हो जाता है। जो रेडिकल वाला साइड होगा ये भी क्या होगा, इसका जो टिप होगा ये एक अनडिफरेंशिएटेड सीट से कवर्ड रहेगा, एंड दैट अनडिफरेंशिएटेड सीट दैट कवर्स और इंक्लोज द रेडिकल इज कॉल्ड कोलियोराइजा। तो ये कोलियोराइजा रेडिकल को इंक्लोज करेगी और कोलियोप्टाइल आपका प्लूम्यूल को इंक्लोज करेगी। थोड़ा प्रोटेक्शन इनको इससे मिलता है, ठीक है। बेसल सेल आगे चलकर आपका जो है वो डिजेनरेट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मैच्योर्ड होने के बाद जो स्ट्रक्चर सामने आएगा वो सिर्फ यही आएगा, ठीक है। ये आपका स्कोटेलम होगा, यानी कि आपका जो कॉटिलेडन है, मोनोकॉट के कॉटिलेडन को स्कोटेलम बोलते हैं, ठीक है। ये आपका वो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली में थोड़ा मैंने दूर करके इसलिए दिखा दी, यहीं से अटैच्ड होगा। एक्चुअली में अगर इंडोस्पर्म है, अगर इंडोस्पर्म बचा हुआ है कि जैसे मेज में आपने देखा था, तो इंडोस्पर्म इस तरफ रहेगा, इस रीजन में रहेगा। इंडोस्पर्म से तब ये क्या होगा, नरिशमेंट सप्लाई करने का काम करेगा, तब कॉटिलेडन आपका वेल डेवलप नहीं होगा। अगर आपका इंडोस्पर्म बचा हुआ रहेगा तब कॉटिलेडन आपका डेवलप नहीं होगा। तो अगर इंडोस्पर्म बचा हुआ है तो कॉटिलेडन का सिर्फ इतना काम हो जाता है कि वो नरिशमेंट को इंडोस्पर्म से लेकर और एम्ब्रॉय को ट्रांसफर करता रहता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तब आपका स्कोटेलम वेल डेवलप नहीं होगा। अगर इंडोस्पर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है तो स्कोटेलम आपका वेल डेवलप होता है, इसके पास नरिशमेंट एनफ होता है प्रोवाइड करने के लिए। तो आपके इस फिगर में आप सीधा देख सकते हैं स्कोटेलम है आपका कॉटिलेडन, ठीक है। ये आपका कॉटिलरी नोड हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ये आपका जो टिप वाला पार्ट है ऊपर, यानी कि कॉटिलरी नोड के ऊपर, ये आपका प्लूम्यूल हो गया। प्लूम्यूल को कौन कवर कर रहा है, कोलियोप्टाइल। इसके नीचे आपका टिप पर हो गया आपका ये रेडिकल, रेडिकल को कौन कवर कर रहा है, कोलियोराइजा। इसके और इसके बीच में जो टिश्यू है ये आपका हाइपोकॉटिल हो जाएगा, इसके और इसके बीच में जो हो जाएगा आपका इपीकॉटिल हो जाएगा। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है आपका, इस डिस्क्रिप्शन है मोनोकॉट एम्ब्रॉय के। तो इसमें जो है आपसे कोलियोप्टाइल के बारे में पूछ लिया जाता है, कोलियोराइजा के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। बेसिकली स्कोटेलम क्या होता है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और डेवलपमेंट में कभी कभी फिगर पूछ लिया जाता है, जो मोनोकॉट एम्ब्रॉय का जो फिगर है बेसिकली वो पूछ लिया जाता है। और डाइकॉट एम्ब्रॉय का फिगर तो मैंने डिस्क्राइब कर ही दिया था आपको, राइट। यहाँ पे सस्पेंसर मैंने नहीं दिखाया, ये सस्पेंसर अगर आप चाहें तो यहाँ सस्पेंसर बना लेंगे। सस्पेंसर आपका यहाँ इस पार्ट में सस्पेंसर आपका डेवलप होगा। ये अगर हम सस्पेंसर बनाएं तो सस्पेंसर सेल को बनाना मैं भूल गया था, सस्पेंसर आपका यहाँ से डेवलप होता रहता है, ठीक है। ये इसको ऊपर की तरफ पुश करता रहता है। सस्पेंसर इसमें भी होता है लेकिन बहुत डेवलप नहीं होता है, इस पार्ट में आपका सस्पेंसर होगा,
ठीक है, दिस ऑल अबाउट मोनोकॉट एम्ब्रॉय। ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल देखें तो इससे ज़्यादा डिटेल है नहीं, मैंने आपको डिटेलिंग मोनोकॉट एम्ब्रॉय की बता दी। अब आप डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रॉय के बारे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डाइकॉट एम्ब्रॉय के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर एक पार्ट्स में जो चीज़ें मैंने बताई उसको विशेष तरीके से पढ़िएगा। मोनोकॉट एम्ब्रॉय में इन सब टर्म्स को याद रखिएगा। और जो मैंने इसके आगे जो आपको ये टॉपिक बताए हैं सीड्स के बारे में, जो डाइकॉट और मोनोकॉट सीड्स के बारे में बताएं कि इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक है, इसको भी क्लियर रखिएगा। इन सब टर्म्स को याद अच्छे से रखिएगा। इंडोस्पर्मिक सीड्स या लुमिनस जो सीड होते हैं, इनका मतलब ये होता है कि जैसे देखिए नियम क्या है। असल में जब आपका जाइगोट बन जाएगा, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वो इंडोस्पर्म जाइगोट को एम्ब्रॉय तक डेवलप होने में नरिशमेंट देती है। अब जाइगोट अगर एम्ब्रॉय में डेवलप हो गया, जाइगोट एम्ब्रॉय में डेवलप हो जाए, तब तक पूरा इंडोस्पर्म खत्म हो जाना चाहिए। अगर इंडोस्पर्म नहीं खत्म होता है, थोड़ा रह जाता है, तो वो जो सीड होगा वो आपका इंडोस्पर्मिक सीड होगा। क्योंकि होता क्या है कि डेवलपिंग एम्ब्रॉय को नरिशमेंट देने का काम करता है इंडोस्पर्म। ठीक है, अब इंडोस्पर्म पूरा खत्म हो जाएगा। अगर पूरा खत्म हो गया तो आपका हो गया नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एग्जांपल पी और ग्राम। अब आगे क्या होता है कि जब सीड को जर्मिनेट करना होता है, यानी एम्ब्रॉय से जब प्लूम्यूल रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और जो प्लांटलेट बनेगा, उस समय जो नरिशमेंट देना होता है वो कॉटलेडन को देना होता है। तो कॉटलेडन जो है वो एक तरह का रिजर्व फूड हो जाएगा। किसके लिए? फ्यूचर जब सीड को जर्मिनेट करना होता है, देन उस टाइम जो नरिशमेंट मिलना होता है वो कॉटलेडन से मिलता है। डेवलपिंग एम्ब्रॉय को इंडोस्पर्म से मिलता है, डेवलपिंग मेगास्पोर को न्यूसेलस से मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जब मेगास्पोर्स यानी कि जब आपका एग जो एम्ब्रॉय सैक था, एम्ब्रॉय सैक का जब डेवलपमेंट हो जाएगा तब न्यूसेलस को खत्म हो जाना चाहिए, राइट। और जब जाइगोट से एम्ब्रॉय बन जाएगा तो आपका एंडोस्पर्म खत्म हो जाना चाहिए और कॉटलेडन आ जाना चाहिए। तो अगर एंडोस्पर्म रह जाता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि न्यूसेलस भी रह जाता है। मैंने आपको बताया भी है कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा न्यूसेलस बाद में भी रह जाता है। तो उस केस में हमने देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताई थी, ये इसमें पेरिस्पर्म में in some seeds there are also some remnants or remaining of nucellus is present, it is called पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पेरिस्पर्म क्या होता है, कि कुछ सीड जिसमें रिमेनिंग न्यूसेलस बच जाए, सीड में थोड़ा न्यूसेलस का पार्ट रह जाए, वही आपका पेरिस्पर्म होता है। टेस्टा एंड ट्यूगमेंट्स के बारे में आपको क्लियर कर दिया था। कोलेप्टाइल कोलोराइजा के बारे में आपको डेफिनेशन मैंने दे ही दी है, ठीक है, ये आपने देख लिया है, मैंने समझा दिया है। और फ्रूट्स के बारे में नहीं, अभी इधर बात करते हैं। तो इतनी चीज़ें हो गई इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक के बारे में, क्लियर। तो इंडोस्पर्मिक नॉन इंडोस्पर्मिक दोनों में होते हैं, डाइकॉट्स में भी होते हैं, मोनोकॉट्स में भी होते हैं, राइट। अब इधर की बात कर लें, फ्रूट्स में जो हमने बात की थी कि सिंपल एग्रीगेट और कंपोजिट का मतलब, सिंपल फ्रूट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई सिंगल फ्लावर है, अगर एक ही फ्लावर में आपका जो है सिंगल ओवरी है, एक ही ओवरी है, उस ओवरी के अंदर एक भी ओव्यूल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ओव्यूल हो सकते हैं। लेकिन अगर एक फ्लावर में एक ही ओवरी है तो वो जो पार्ट है, वो उसमें जो ओव्यूल्स होंगे बाद में सीड का फॉर्मेशन करेंगे, वो सिंगल ओवरी एक सिंगल फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। वो जो फ्रूट बनेगा देन वहाँ पर आपका सिंपल फ्रूट कहा जाएगा। एग्रीगेट में क्या होता है कि एक ही फ्लावर में कई सारे मल्टीपल पिस्टिल होंगे, मल्टीपल पिस्टिल होंगे तो मल्टीपल ओवरी होती है, मल्टीपल ओवरी होंगे तो मल्टीपल फ्रूट बनेंगे, तो एग्रीगेट फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। और कंपोजिट फ्रूट में तो क्या होता है, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि एक डाली में कई सारे फूल हैं, पूरा का पूरा वो डाली एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, वो कंपोजिट फ्रूट। आपसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में मैंने बता ही दिया था कि ऐसे फ्रूट का फॉर्मेशन जिसमें जो है सीड का फॉर्मेशन ना हो, उसके एग्जांपल मैंने बनाना बता दिया था। एपोमिक्सिस आपका क्लियर हो गया, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये चीज़ अभी आपको मैंने क्लियर कर दी थी। अब अगर फ्रूट्स के बारे में बात करें तो इसमें ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट को याद रखिएगा। ट्रू फ्रूट का मतलब सीधा हुआ कि जैसे जो नियम है वो ये है कि आपका ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, और जो आपका ओवरी है वो कन्वर्ट होता है फ्रूट में, यानी ओवरी पूरा का पूरा ओवरी ये राइपन्ड होकर यानी ये फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। तो अगर पूरा का पूरा ओवरी का हिस्सा ही फ्रूट का फॉर्मेशन करती है तब तो वो ट्रू फ्रूट है। लेकिन अगर उस फ्रूट में उस ओवरी के अलावा कोई भी फ्लावर का पार्ट अगर आ जाता है, ठीक है, जैसे थैलेमस का पार्ट आ गया, रिसेप्टेकल का पार्ट आ गया, ठीक है, पेरियंथ आ गया, तो अगर उस फ्रूट में जो पूरा फ्रूट बना है उसमें ओवरी ही नहीं, ओवरी के अलावा कुछ और फ्लोरल पार्ट भी अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तब वो हो जाता है फॉल्स फ्रूट। सीधा सा आपको इतना याद रखना है बस। तो ये मैंने डेफिनेशन में भी दिया है आपको। जैसे आपका जो आप देख रहे हैं ये एप्पल में जो आप एडिबल पार्ट ऊपर की तरफ खाते हैं, ये एक्चुअली में थैलेमस वाला रीजन, क्योंकि उसकी जो ओवरी होती है वो थैलेमस के अंदर एम्बेडेड होती है, अंदर की तरफ होती है। इस तरह से आपका एग्जांपल में एप्पल भी हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी भी हो जाएगा, बनाना भी हो जाएगा, फिक्स भी हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से टॉपिक आपका लगभग क्लियर हो गया। कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। और इसमें कुछ टर्म्स मैंने और बता दिए थे, उन सबको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से चैप्टर फिनिश होता है।
और अब जो अगले टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इतना जो है क्लियर कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं सेक्शन में। ओके, थैंक यू।